हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो क्लासेस में। और आज ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 12th में हैं, बायोलॉजी ग्रुप से हैं और अभी क्लास 12th के फाइनल ईयर में हैं या फिर क्लास 12th पास आउट हो चुके हैं। उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो में हम इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे जो कि आप क्लास 12th के बाद दे सकते हो, और उन एग्ज़ाम्स में से एक है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, इस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये एग्ज़ाम क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, इस एग्ज़ाम के क्या क्या सेक्शंस होते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, हर चीज़ के बारे में आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज इट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। क्या है ये? तो बायोटेक्नोलॉजी इज एन एक्साइटिंग फील्ड कंबाइनिंग बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, बायोलॉजी आप सबको पता है, स्टडी ऑफ लिविंग सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी। जब आप बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मर्ज करते हैं तो एक नई ब्रांच निकल कर सामने आती है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और दैट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जो कि ग्लोबल चैलेंजेस जो जितने भी हैं उनको सॉल्व करने में यूज होती है। ठीक है, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आर द गेटवे टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन टॉप इंजीनियरिंग एंड बायोटेक कॉलेजेस। ठीक है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बीटेक बायोटेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एक गेटवे है जहां से मतलब अगर आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया तो जो भी टॉप के इंजीनियरिंग एंड बायोटेक कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है। ओके, बीटेक प्रोग्राम के लिए। एंड दीज एग्जाम्स टेस्ट स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड, नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन साइंस एंड मैथ। इस एग्जाम के जरिए जो आपका एप्टीट्यूड है, नॉलेज है, जो आपके एबिलिटीज हैं, कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स है, ये सारी चीज़ें आपकी जज की जाती हैं, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाता है बीटेक प्रोग्राम में। ओके, अगर बात करें एग्जाम के बारे में दोस्तों, तो एग्जाम्स जो होते हैं कुछ नेशनल लेवल के एग्जाम्स देने जरूरी होते हैं, कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम्स देने जरूरी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके जो जेई मेंस हैं, जिससे आपका वीआईटी ट्रिपल ई, एसआरएम, जेई ट्रिपल ई एंड अदर्स, ये कुछ एग्जाम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोग्राम है उसमें एडमिशन के लिए। ओके, और सम यूनिवर्सिटीज ऑल्सो कंडक्ट देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर एडमिशन। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनका अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो एग्जाम आपके या तो नेशनल लेवल के होते हैं, या फिर स्टेट लेवल के होते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट लेवल के होते हैं। ओके, फोकस एरिया इंक्लूड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जिनमें कि आपका फोकस देखा जाता है, आपकी नॉलेज चेक की जाती है, इन पर ही आपको फोकस करना होता है। आपके फिजिक्स में, आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, इनमें ही आपको नॉलेज गेन करना होता है, इनसे ही आपके क्वेश्चन एक्सेस किए जाते हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंस की, इस एग्जाम की क्या इंपॉर्टेंस है, देन इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग क्वालिटी एजुकेशन इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, आप जो टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में टॉप की आपके एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं उनको आके आप एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ करियर इन बायोटेक इंडस्ट्री और हायर स्टडीज। अगर आप बायोटेक इंडस्ट्रीज में एंट्री करना चाहते हो तो आपकी जो फाउंडेशन है, जो आपकी बेसिक्स हैं, उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड इट एक्ट्स एज ए बेंचमार्क फॉर असेसिंग ए स्टूडेंट्स एकेडमिक पोटेंशियल। ये जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो एकेडमिक पोटेंशियल होती है उसको भी जज करने में ये एग्जामिनेशन काम आता है। बात करें करियर आफ्टर द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। ठीक है, तो जो आपके कुछ करियर ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है वो आपका फार्मा है, एग्रीकल्चर है, इन्वायरमेंटल बायोटेक है एंड रिसर्च है। ये कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि अगर आपने बायोटेक में बीटेक किया तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, इनमें से कोई भी एक सेक्टर आप चूज कर सकते हो। इसके अलावा ग्रेजुएट कैन वर्क इन इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फूड प्रोसेसिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर आप आफ्टर ग्रेजुएशन भी वर्क कर सकते हो, जैसे आपका हेल्थ केयर है, फूड प्रोसेसिंग है या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बीटेक करने के बाद आप हायर स्टडीज जो होती हैं, एडवांस स्टडीज, जो आपको और ज़्यादा स्पेसिफिक बना सकती है, जैसे कि आपका एमटेक है, एमबीए है या फिर पीएचडी है, तो आपको और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन रोल प्रोवाइड हो सकता है। बात करें अगर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो सबसे पहले जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आती है वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस इन बायोफार्मा और फूड इंडस्ट्री। बायोफार्मा या फिर फूड इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस है उसका आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इसके अलावा
डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटेशनल टूल्स का यूज करके जो बायोलॉजिकल डाटा है, ठीक है, उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। कुछ ऐसे जो बायोटेक के जो सब ब्रांचेज हैं उनसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर आपको वर्क करने को कहा जा सकता है। ओके, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती हैं, तो आपके पास 10th प्लस 2 की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं। ओके, इसके अलावा कुछ मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स में वेरी, इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हैं वो वेरी कर सकते हैं। कुछ 50% मांगते हैं, कुछ 75% तक मांग लेते हैं। तो मिनिमम 50% टू 75% के बीच में ये वेरी करते हैं। ओके, सम एग्जाम्स हैव नो एज लिमिट, किसी में एज लिमिट नहीं होती है, अदर माइट स्पेसिफाई क्राइटेरिया, और बाकी में उसमें एज लिमिट आपकी मांगी जा सकती है। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, ओके, तो एक सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत ही सिंपल होता है। आपका एक ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, जिसके बाद आपकी एक काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग बाद आपका मेरिट के बेसिस पे कैंडिडेट चूज देयर प्रेफर्ड कॉलेज ड्यूरिंग काउंसलिंग, ठीक है। मेरिट के अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रेफर्ड कॉलेज होता है उसको चूज करते हो, एंड सम कॉलेजेस में आल्सो कंसीडर इंटरव्यू परफॉर्मेंसेस। इसके बाद भी कुछ कॉलेज होते हैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो इंटरव्यू के बेसिस पर ही एडमिशन देते हैं। अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं आपके, एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और जो सेक्शंस होते हैं वो आपका फिजिक्स जो होता है, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, ये आपका फिजिक्स आपका 30 to 40%, केमिस्ट्री आपका 30 to 40% होता है, और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स आपके 20 to 30% होते हैं, ठीक है। आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग या फिर जनरल नॉलेज क्वेश्चन हैं वो 5% to 10% को होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन जो होता है किसी एग्जाम का वो 2 to 3 आवर्स होता है, डिपेंड करता है आपके एग्जाम पर। और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपके एग्जाम के, ठीक है, आपको कोर साइंस जो सब्जेक्ट है आपका सबसे ज़्यादा फोकस आपको फिजिक्स पर, केमिस्ट्री पर, और अपने कोर सब्जेक्ट जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स हैं उस पर फोकस करना होता है, ठीक है। एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम थिंकिंग पर भी आप फोकस कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ करंट एडवांसमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, जो करंट न्यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी में, जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो सबसे पहले क्रिएट अ स्टडी प्लान कवरिंग ऑल टॉपिक्स एंड स्टिकिंग टू ए टाइम टेबल। आप एक स्टडी प्लान आपको बनाना होगा, ठीक है, जो कि सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करता हो। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता जो कम इंपॉर्टेंट है, और कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करता हुआ एक स्टडी प्लान बनाना होगा और उस पर स्टिक रहना होगा, ठीक है। फिर अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न थॉरली, आपको सिलेबस को समझना होगा कि एग्जाम का सिलेबस क्या है एंड एग्जाम के पैटर्न क्या हैं, उस चीज़ को आपको समझना होगा। और जो प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन पेपर्स हैं और मॉक टेस्ट हैं, उनकी लगातार आपको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी पड़े। आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके स्कोरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे इस एग्जाम में। इसके अलावा फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग्स। फ्रेंड्स, एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें कहीं पर भी आप कोई चीज़ रट करके इसे क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। जितना ही आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, जितना ही आपका एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग आपकी स्ट्रांग रहेगी, उतना ही अच्छे से आप जो एग्जाम्स हैं उनको अच्छे से स्कोर कर पाओगे, उसमें अच्छे से क्वालिफाई कर पाओगे। ओके, इसके अलावा अगर हम बेस्ट रेफरेंस मटेरियल्स की बात करें एग्जाम के लिए, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, केमिस्ट्री के लिए हो, बायोलॉजी के लिए हो, इवन मैथमेटिक्स के लिए हो, वो सबसे बेस्ट होती हैं। तो एनसीईआरटी की बुक्स का तो कोई तोड़ नहीं है, दे आर द बेस्ट फॉर एनी कंपटीशन। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो भी आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि फिजिक्स के लिए आप एससी वर्मा पढ़ सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन पढ़ सकते हैं, या फिर बायोलॉजी के लिए ट्रूमेंस की बायोलॉजी आप रेफर कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट रेफरेंस मटेरियल मानी जाती हैं। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं और प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो आपके लिए एक संजीवनी का काम करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रस्ट वर्दी चैनल्स हैं या फिर ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो एनपीटेल हो, कोर्स एरा हो, या फिर यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हो, ठीक है, वो आप एज एन एडिशनल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके, बात करें डू एंड डोंट्स की कि क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए एग्जाम के लिए। तो डूज की बात करें, सबसे पहले रिवाइज रेगुलरली एंड स्टिक टू योर शेड्यूल। ठीक है, आपको अपने शेड्यूल को, आपको जो भी पढ़ा है आपने, उस चीज़ को आपको बार बार रिवाइज करना है ताकि वो चीज़ें आपको याद रहें, और अपने शेड्यूल जो है उस पर आपको स्टिक रहना है। इसके अलावा टेक शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशन। ठीक है, शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 50 मिनट्स जो है वो आप लगातार स्टडी कर सकते हो। 50 मिनट्स की आपने स्टडी करो, देन अगेन 10 मिनट्स आप अपना ब्रेक ले सकते हैं, और ये आप 3 साइकिल लगातार कर सकते हैं। इसके बाद आप 1 आवर का लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। ओके, अगर आप ये कर रहे हो मॉर्निंग में, ये कर रहे हो इवनिंग में, तो आप बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा स्टे हाइड्रेटेड एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अपने हेल्थ को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, अपने हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और आपको क्या क्या नहीं करना है, अगर उसके बारे में बात करें तो अवॉइड लास्ट मिनट क्रैमिंग। ठीक है, लास्ट मिनट की जो भागा दौड़ी होती है, जो तैयारी होती है, लास्ट मिनट की प्रिपरेशन आपको कभी भी कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं करवा सकती। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। इसके अलावा डोंट रिलाई सोलली ऑन द रोट लर्निंग। ठीक है, इस पर आपको कभी भी डिपेंड नहीं रहना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एंड डोंट इग्नोर वीकर सेक्शंस ऑफ द सिलेबस। ठीक है, आपके जो सिलेबस है उसके जो वीकर पॉइंट्स हैं उनको इग्नोर नहीं करना है, उन पर और ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, बात करें टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर द प्रिपरेशन, देन फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स फर्स्ट। जो किसी भी एग्जाम में कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाले होते हैं, उन पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यूज मेमोनिक्स डिवाइसेस टू रिमेंबर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो मेमोनिक डिवाइसेस होती हैं उनको आपको यूज करना है, जिससे कि आपके जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, जो जल्दी समझ में नहीं आते, वो आपके इजिली प्रिपेयर हो जाएं। इसके अलावा सॉल्व एटलीस्ट 2 to 3 मॉक टेस्ट वीकली। वीकली आपको हर हफ्ते कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना ही करना है, जिससे कि आप अपने खुद के प्रिपरेशन को जज कर सकें। ओके, इसके अलावा ज्वाइन स्टडी ग्रुप और एक्सचेंज नॉलेज एंड आइडियाज। ठीक है, जो आपको एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन करिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकें, उनके साथ नॉलेज को और आइडिया को शेयर कर सकें, ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पर गलत कर रहे हैं या फिर कहाँ आपकी कमी है। ओके, अगर बात करें फैक्ट्स एंड मिथ की, तो फैक्ट एक ये है कि कंसिस्टेंट स्टडी प्ले इम्प्रूव्स योर चांसेस सिग्निफिकेंटली। अगर आप डेली पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, वो बेहतर है, लेकिन आपका हफ्ते में अचानक से 7 घंटे पढ़ना नहीं सही है। तो आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी होगी, थोड़ी थोड़ी करिए लेकिन लगातार करिए। उसके अलावा इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टडी फॉर 12 आवर्स अ डे। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी मैटर्स। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जरूरी नहीं कि आप डेली 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़िए। नो, आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। ओके, इसके अलावा ओनली टॉपर्स कैन क्लियर द एग्जाम। ये अगर हम मिथ की बात करें, कुछ लोगों को लगता है केवल टॉपर्स ही क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं, अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई कर रहे हो तो आप भी एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा कोचिंग इज मैंडेटरी टू सक्सीड। कुछ लोगों को लगता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आजकल इतने ज़्यादा स्टडी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप उन्हीं की हेल्प से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, अगर हम बात करें स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या स्किल्स जरूरी हैं, तो सबसे पहले जो स्किल है वो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोच पा रहे हो, आपकी थिंकिंग जो है, आप चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो और आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हो अच्छा एग्जाम में। टाइम मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए एंड एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। आप अंडर प्रेशर भी काम कर सको, वो भी क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। जो साइंस और मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं फिर से कर रहा हूँ, जो बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। ठीक है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी आपको आनी ही आनी चाहिए कि आप लॉजिकली चीज़ों को सोच सकें, क्रिटिकली सोच सकें। ठीक है, लॉजिकली जितना ही स्ट्रांग होगा, आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। अगर बात करें करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है, या सिलेक्शन होने के बाद क्या क्या आपके पास करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी होती है, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है या आप जो रेप्यूटेड बायोटेक कंपनीज हैं उनमें आप वर्क कर सको। ठीक है, और इसके अलावा आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है हायर स्टडीज़ के लिए, या फिर आपके पास अब्रॉड जाने के लिए रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ठीक है, आप अब्रॉड भी निकल सकते हैं रिसर्च के लिए। इसके अलावा जॉब रोल्स विथ इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड
लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आपको कई तरह के जॉब रोल्स ऑफर हो सकते हैं जिसमें कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छी होती हैं एंड लीडरशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। एंड पोटेंशियल टू कंट्रीब्यूट टू रिवॉल्यूशनरी साइंटिफिक डिस्कवरीज। बायोटेक एक ऐसी फील्ड है जैसा कि मैंने कहा ग्लोबल चैलेंजेस को टारगेट करती है, तो आपके पास एक मौका होता है कि ये जो रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज हैं उनका आप हिस्सा बन सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स एज ए कंक्लूजन यही कहा जा सकता है कि जो बीटेक बायोटेक का एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो एक आपको एक ऐसा करियर प्रोवाइड करते हैं, ऐसा करियर ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। ओके, अगर आपकी प्लानिंग सही है, प्रॉपर प्लानिंग है, आपके अंदर डेडिकेशन है और आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ट्रस्टवर्दी हैं, तो आप भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। आपको कोई भी महंगे महंगे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। ओके, और हमेशा याद रखिए कंसिस्टेंसी से और दृढ़ता से, परसेवरेंस से आप आसानी से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है तो आपकी कंसिस्टेंसी की, ठीक है, आपकी डेडिकेशन की। ओके, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और हमेशा याद रखिए कि बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस, बिकॉज एक्सक्यूजेस नेवर ब्रिंग सक्सेस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।